दादी अपने मैनेजर को मृत कर्मचारी की पत्नी द्वारा लाई गई फाइलों पर जल्दी से जानकारी जुटाने का आदेश देती हैं, जिसे चाचा सुन लेता है। चाचा फिर अपने नया डोम प्रोजेक्ट पेश करता है और घोषणा करता है कि उसे निवेश के लिए एक पार्टनर मिल गया है। वो और दादी इस डोम बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा निवेश करने की योजना बनाते हैं। हालांकि पार्टनर वास्तव में चाचा का वही धोखेबाज दोस्त है जो चाचा की अमेरिकी कंपनी में भी शामिल था। ऊडू पूर्व मंगेतर को खाना परोसता है। पूर्व मंगेतर दूध पीने के बाद बड़बड़ाने लगता है, दावा करता है कि मारी उसकी पत्नी है और वे 5 साल तक साथ थे। ऊडू उसे याद दिलाता है कि उसने धोखा दिया था। पूर्व मंगेतर कहता है कि वो एक गलती थी और अब वो वापस आ गया है। मारी हमेशा उसकी रहेगी और ऊडू को चले जाना चाहिए क्योंकि मारी को उसके जैसे हैंडसम लड़के पसंद हैं। मारी प्रपोजल के बाद बेचैन है और नहीं जानती कि क्या करे। ऊडू उसे मैसेज करता है कि वो जा रहा है क्योंकि पूर्व मंगेतर सो गया है। अस्पताल में जिन की टक्कर पूर्व मंगेतर की माँ और बहन से होती है, जो अपनी छुट्टी से लौटकर मिलने आई हैं। पूर्व मंगेतर को पीछे के हिस्से में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन उसके शरीर से एक गंदी बदबू आती है जिससे नर्स डरकर भाग जाती है। नर्स ऊडू से कहती है कि कुछ करे क्योंकि बदबू से दूसरे मरीजों को परेशानी हो रही है। ऊडू पूर्व मंगेतर के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो आखिरी बार कब नहाया था। पूर्व मंगेतर कहता है कि बहुत समय हो गया है। ऊडू फिर पूर्व मंगेतर के शरीर को साफ करता है, जो शिकायत करता है कि वो बहुत कोमल है और उसे चोट लग जाएगी। माँ और बहन आती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ। पूर्व मंगेतर ऊडू की ओर इशारा करता है और ऊडू चुपचाप चला जाता है। माँ और बहन उसकी देखभाल के लिए बैठ जाती हैं। बहन को एक पेटू दिखाया गया है जिसे खाना बहुत पसंद है। माँ मारी को भिखारी और कंगाल कहते हुए दोष देती है और पूछती है कि क्या उसका बेटा उससे फिर से मिलने गया और जेनी को धोखा दिया। पूर्व मंगेतर रोता है, कहता है कि उसने जेनी से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो मारी से प्यार करता है और उसे नहीं भूल सकता। वो मांग करता है कि उसकी माँ मारी की माँ से अपमान के लिए माफ़ी मांगे और धमकी देता है कि अगर वो मारी के साथ नहीं रह सका तो वो खुद को मार डालेगा। माँ और बहन घबरा जाती हैं और मारी को फ़ोन करके अपने पति का ख्याल रखने के लिए कहती हैं। मारी गुस्से में है, उन्हें बताती है कि वो अभी वहीं थी और उन्हें उसे दोबारा फ़ोन नहीं करना चाहिए। मारी की सहेली ये सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि मारी का पूर्व मंगेतर से ब्रेकअप हो गया है और वो उसके साथ नहीं रह रही है। सहेली कहती है कि पूर्व मंगेतर ने उसे फ़ोन करके मारी के बारे में पूछा था। मारी उससे कहती है कि अगर वो दोबारा फ़ोन करे तो उसे ब्लॉक कर दे। ऊडू बाहर से मारी को बुलाता है। मारी उस नई कार को देखकर प्रभावित होती है जो वो उसके लिए लाया है, ये सोचकर कि वो उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। ऊडू कहता है कि कार उसकी अपनी है, ये गैरेज में पड़ी थी और पहली बार वो इसे उसके साथ चला रहा है, उसे एक राजकुमारी की तरह पहली सवारी दे रहा है। मारी शुरू में नखरे दिखाती है, लेकिन ऊडू उसे एक फूल से मना लेता है और माहौल रोमांटिक हो जाता है। जिन सुंदर कपड़े पहनकर सेक्रेटरी के साथ डिनर कर रही है ताकि बदतमीज आदमी के खिलाफ उसकी मदद करने के लिए उसे धन्यवाद दे सके। जब सेक्रेटरी जाने की कोशिश करता है, जिन उससे रुकने के लिए कहती है जब तक कि वो खाना खत्म न कर ले। जिन एक अच्छा इंसान होने के लिए उसकी तारीफ करती है, उसकी तुलना उसके बुरे बॉस से करती है और सुझाव देती है कि उसे अपने बॉस को नुकसान पहुंचाना चाहिए। सेक्रेटरी कुछ नहीं कहता, एक छिपे हुए कारण का संकेत देता है। ऊडू मारी को घर छोड़ता है। मारी पूर्व मंगेतर का ख्याल रखने के लिए ऊडू को एक उपहार देती है। ऊडू पूछता है कि क्या वो उसे वापस भेजने वाली है और नूडल्स के लिए अंदर आने को कहता है क्योंकि उसे भूख लगी है। घर के अंदर ऊडू मारी को अपनी बचत डायरी दिखाता है जहां उसने बचपन से बचाए गए सभी पैसों का हिसाब रखा है, ये साबित करने के लिए कि वो लापरवाह नहीं है जैसा कि मारी ने शुरू में माना था। मारी प्रभावित होती है, लेकिन फिर डायरी में एक लड़की के बारे में एक लाइन नोटिस करती है। वो पूछती है कि वो लड़की कौन है और क्या वो उसका क्रश थी। ऊडू डायरी वापस लेने की कोशिश करता है और संघर्ष में वे गिर जाते हैं। ऊडू उसे किस करने के लिए झुकता है, लेकिन उनके पेट जोर से गुड़गुड़ाने लगते हैं। वे नूडल्स खाकर बात खत्म करते हैं। बाद में वे ऊपर बियर पी रहे होते हैं और मारी ऊडू से उस लड़की के बारे में पूछती रहती है। ऊडू उसे चिढ़ाता है, पूछता है कि क्या वो जल रही है और अभी भी उसे नहीं बताता कि वो लड़की कौन है। इस बीच जिन सेक्रेटरी के साथ भारी नशे में धुत हो जाती है और बकवास करने लगती है। वो सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या वो सुंदर है और वो कहता है कि वो ठीक लग रही है। जिन रोने लगती है, पूछती है कि ऊडू उसे पसंद क्यों नहीं करता जबकि उसने बचपन से उसे प्यार किया है। सेक्रेटरी कहता है कि शायद वो बचपन में बदसूरत रही होगी। जिन उसका चेहरा पकड़कर रोती है। सेक्रेटरी की गाड़ी आती है और वो उसमें बैठ जाती है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश है।
ऊजू को एहसास होता है कि शराब पीने के बाद वो गाड़ी नहीं चला सकता और वो ड्राइवर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन भारी बारिश के कारण उसे मुश्किल हो रही है। मारी सुझाव देती है कि वो रात वहीं रुक जाए क्योंकि अब ये घर उसका भी है। ऊजू कहता है कि वो सोफे पर सो जाएगा और तुरंत वहीं सो जाता है। मारी उसके लिए कंबल लाती है, उसे सोते हुए देखती है और सोचती है कि वो कितना हैंडसम है। बिजली की कड़कड़ाहट से दोनों की नींद खुल जाती है। वे एक दूसरे को मैसेज करके पूछते हैं कि क्या उन्हें नींद आ रही है। ऊजू उसे एक गाना भेजता है और वे उसे सुनते हुए सो जाते हैं। अगले दिन वे दोनों एक जैसे कपलर कपड़े पहनते हैं और सेक्रेटरी को खाने पर बुलाने के लिए खाना तैयार करते हैं क्योंकि उसने बार बार उनके साथ खाने की इच्छा जताई थी। हालांकि जब वे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सेक्रेटरी पहले ही खा चुका है और जा रहा है। डॉक्टर जिन अस्पताल में नशे की हालत में लड़खड़ा रही है। उसे पिछली रात याद आती है कि उसने कितना ड्रामा किया था। वो सेक्रेटरी के कंधों पर कूद गई थी, उसके चेहरे पर लात मारी थी और कपड़े उतारने लगी थी। सेक्रेटरी ने उसे रोका और वे बहुत करीब आ गए थे। उसने बहुत उल्टियां भी की थीं। अब वो अपनी हरकतों पर शर्मिंदा है। सेक्रेटरी आता है और जिन सोने का नाटक करती है। वो उसकी ड्रेस ठीक करता है और उसके लिए कुछ खाना छोड़ देता है। बाहर मारी और उजू टहल रहे होते हैं जब वे मारी के पसंदीदा सेलिब्रिटी एक्टर को देखते हैं। उस इलाके में सेलिब्रिटी रहते हैं। मारी ऑटोग्राफ मांगती है और ऊजू को उनकी फ़ोटो लेने के लिए कहती है। ऊजू जलन के कारण जानबूझकर बहुत खराब फ़ोटो खींचता है। इसी बीच जिन घर से बाहर भाग रही होती है। मारी खराब फ़ोटो के लिए उडू को डांट रही है। जब जिन वहां आती है तो वो उनके मैचिंग कपड़े देखती है और उनका सामना करती है। ऊजू जिन को घर ले जाता है और नकली पति वाली पूरी स्थिति समझाता है। जिन उसे डांटती है और कहती है कि वो ये सब बंद कर दे क्योंकि इससे दादी को बहुत दुख होगा। दादी का मैनेजर दस्तावेजों की जांच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस आदमी से वो पूछता है वो चाचा के साथ मिला हुआ है और झूठ बोलता है कि दस्तावेज सही हैं। जिन मारी को मिलने के लिए बुलाती है। जिन मारी से कहती है कि उसे ऊजू को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत अमीर परिवार से है जिसकी एक बड़ी कंपनी है। मारी हैरान रह जाती है और पूछती है कि उडू कौन है। जिन खुलासा करती है कि मारी जिस कंपनी में काम करती है वो उडू की दादी की है। मारी दंग रह जाती है। उसने सोचा था कि ऊजू सिर्फ एक कर्मचारी या टीम लीडर है। मारी माफ़ी मांगती है और उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जिन बताती है कि ऊजू सिर्फ एहसान के कारण उसकी मदद कर रहा था क्योंकि सालों पहले एक दुर्घटना में मारी के पिता ने उसकी जान बचाई थी। मारी को सब याद आता है और उसे एहसास होता है कि ऊजू वही लड़का है जिसकी उसने बचपन में मदद की थी। वो अपना बैग पैक करती है और सियोज से दूर जाने के लिए बस पकड़ लेती है। जिन ऊजू को फ़ोन करती है और बताती है कि उसने मारी का अपमान किया और उसे सच बता दिया। ऊजू गुस्से में आ जाता है और मारी को फ़ोन करते हुए गाड़ी चलाता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। मारी गांव में अपनी माँ के घर पहुंचती है। उसकी माँ उसे देखकर हैरान होती है और पूछती है कि वो वहाँ क्यों है और क्या उसे कुछ चाहिए। मारी चुप रहती है और अपने कुत्ते से बात करने लगती है, ये देखते हुए कि वो कमज़ोर दिख रहा है और खाना नहीं खा रहा है। उसकी माँ बताती है कि कुत्ते को पास की एक कुतिया से प्यार हो गया था, लेकिन उसने उसे किसी और के साथ देख लिया और उसका दिल टूट गया। कुत्ता असल में डिप्रेशन में है क्योंकि उसे धोखा मिला है। मारी कुत्ते को टहलाने ले जाती है और उससे कहती है कि प्यार से सिर्फ दिल टूटता है और धोखा मिलता है। तभी ऊडू वहां प्रकट होता है और पूछता है कि उसका फ़ोन कहाँ है। वह कहती है कि वो उसे घर छोड़ आई है। ऊजू उसे एक सुंदर और शांत जगह पर ले जाता है। वे बैठते हैं और बात करते हैं। ऊजू मारी से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो वही लड़का है। मारी पूछती है कि क्या उसके पास अभी भी वो टेडी बियर है। ऊजू कहता है हाँ। मारी ऊजू से कहती है कि वो उस पर दया न दिखाए, ये कहते हुए कि उसके पिता उसकी वजह से नहीं मरे थे। ऊजू उसे भरोसा दिलाता है कि ये दया नहीं है, वो उसे पसंद करता है, इसीलिए उसकी मदद करता है। वो करीब आता है और उसे किस करता है। एपिसोड 7 यहीं खत्म होता है। 8वां एपिसोड मारी की माँ के ये सोचने से शुरू होता है कि मारी और ऊडू अभी तक घर क्यों नहीं लौटे जबकि पूरा दिन बीत चुका है। हम मारी को देखते हैं जो पिछले दिन ऊडू को देखने के बाद अपने कुत्ते के साथ घर भागी थी। उसने जल्दी से अच्छे कपड़े और जूते पहने और अपनी माँ को बताया कि उसका सहकर्मी आ गया है और वो दिन भर के लिए बाहर जा रही है। उसकी माँ को रात के खाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मारी और ऊडू साथ में समय बिता रहे थे। ऊजू दुर्घटना वाली रात के बारे में बातें साझा करता है। वो बताता है कि उसके दादाजी को जब पता चला कि ऊजू परोक्ष रूप से अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार था तो उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया। ऊजू को फिर अमेरिका भेज दिया गया जहां उसने पढ़ाई की। जब भी वो कोरिया लौटता वो मारी को ढूंढता और आखिरकार उसे उसका घर मिल गया। वो वहां जाने की बात याद करता है, लेकिन मारी की माँ के साथ आधी बातचीत सुनने के बाद वो वहां से चला गया। मारी पुष्टि करती है कि उसे अपने घर के बाहर जूस की बोतलें मिली थीं और उसने एक लड़के को जाते हुए देखा था।
ये महसूस करते हुए कि वो वही था, वह उसे कहानी का केवल एक हिस्सा सुनकर चले जाने के लिए डांटती है। मारी स्पष्ट करती है कि उसकी माँ ने उसके पति की मौत के लिए ऊजू को कभी दोष नहीं दिया। उसकी माँ ने कहा था कि उसके पति सबकी मदद करते थे, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। उन्होंने कभी ऊजू का जिक्र नहीं किया। ऊजू अपनी गलतफहमी के लिए माफी मांगता है। मारी फिर बताती है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद वह और उसकी बहन गांव में रहे और वहां समय बिताया, और वह अपने पिता को बहुत याद करती थी, उन सितारों की ओर इशारा करते हुए जिन्हें वो मानती थी कि वह उसके पिता हैं। ऊजू उसे सुधारते हुए कहता है, ये एक उपग्रह है, जिससे मारी दुखी हो जाती है। ऊजू उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और वे अचानक गिर जाते हैं और किस करते हैं। इस बीच जिन उदास है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि जब ऊजू आज पहले मारी को ढूंढ रहा था तो जिन ने उसका सामना किया था, कहते हुए कि मारी सिर्फ उसके पैसे के पीछे है क्योंकि वो अमीर है। जिन ने जोर दिया कि ऊजू मारी की मदद अपराध के बोझ के कारण कर रहा है, प्यार के कारण नहीं, और जिन केवल उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। ऊजू ने उससे सख्ती से कहा कि वह मारी से प्यार करता है और उसे चेतावनी दी कि वह फिर कभी उनके बीच दखल न दे। जिन का दिल टूट गया है और वो अकेले बैठी है। सेक्रेटरी आता है और पूछता है कि वो क्यों रो रही है। जिन पूछती है कि वो इतनी देर से वहां क्या कर रहा है। सेक्रेटरी, जो वहां हर रात दौड़ता है, जानता है कि वो ऊजू के लिए रो रही है। वह उसे सलाह देता है कि वह अपने दिल के लड़के को बताए कि वह कैसा महसूस करता है, और सुझाव देता है कि वे दौड़ने चले। वे पागलों की तरह दौड़ते हैं और जिन अपने फायदे के लिए ऊजू और मारी के रिश्ते को खराब करने की कोशिश करने के लिए दोषी महसूस करती है। मारी के घर वापस उसकी माँ ऊडू का अच्छा ख्याल रख रही है। मारी को बताती है कि वो जानती है कि ऊडू उससे मिलने आया था। मारी इससे इनकार करती है और अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसकी माँ को यकीन है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। ऊडू मारी को मैसेज करता है और उसे अपने कमरे में बुलाता है। मारी उत्साहित है, सोचती है कि उनका रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंचने वाला है। इसके बजाय ऊडू ने उसे एक कॉकरोच भगाने के लिए बुलाया था। मारी, जो बहादुर है, आसानी से इसे संभाल लेती है। वह निराश है कि ये सिर्फ एक कॉकरोच के लिए था, लेकिन ऊडू उसे खुशी से गले लगा लेता है, उसे अपना रक्षक कहता है और कहता है कि वह उसके लिए एकदम सही है। मारी उसे बताती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। माँ दरवाज़ा खटखटाती है और अंदर देखती है। ऊजू जल्दी से मारी को छिपा लेता है। माँ के जाने के बाद मारी जाने की कोशिश करती है, लेकिन ऊडू उसे रोकता है और उसे रात भर रुकने के लिए कहता है। वे साथ में हंसते हैं। अगले दिन माँ ऊडू को भोजन के लिए आमंत्रित करती है। माँ ऊडू को बताती है कि मारी शादीशुदा है, जिसकी ऊजू पुष्टि करता है कि वह जानता है। माँ खुद को दोष देती है कि वह अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी नहीं दे पाई। ऊजू कहता है कि वह मारी को पसंद करता है और शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर माँ उसके परिवार के बारे में पूछती है और वे मारी को कैसे स्वीकार करेंगे। ऊजू कहता है कि उसके माता पिता नहीं हैं और वह अपनी दादी के साथ रहता है। माँ अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है, पूछती है कि वे दोनों कल रात कमरे में क्या कर रहे थे, जिससे वे दोनों चुप हो जाते हैं। ये मारी के पिता की पुण्यतिथि है। ऊजू उस रात अपनी जान बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद देता है। माँ कहती है कि दुर्घटना वाला लड़का अब उसकी बेटी के साथ है और उसे पसंद करता है। मारी की बहन जीवा, जो अमेरिका में काम करती है, वीडियो कॉल करती है। वह पूछती है कि मारी अकेली है और उसका पति ऊडू कहाँ है। माँ ऊजू की ओर इशारा करती है। जीवा पूछती है कि वह कौन है और सोचती है कि क्या असली ऊजू की प्लास्टिक सर्जरी हुई है। मारी कहती है कि ये भी ऊजू है, लेकिन दूसरा वाला। वे शहर लौटते हैं और माँ उनके लिए बहुत सारा खाना पैक करती है। ऊजू और मारी एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं और माँ शर्मिंदा होकर चली जाती है। मारी डिसाइड करती है कि वह सेक्रेटरी को सच बताना चाहती है और घर वापस करना चाहती है, भले ही इसका मतलब मुकदमा सामना करना पड़े, और कर्ज चुकाने के लिए खुद पैसे कमाने की योजना बनाती है। ऊजू उसका इंतजार करने के लिए सहमत हो जाता है। चाचा अपनी चाची को बताते हैं कि वे अमेरिका की व्यावसायिक यात्रा पर जा रहे हैं, जो कि एक झूठ है क्योंकि वो अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहे हैं। वे कहते हैं कि वे कम से कम 15 से 20 दिनों के लिए बाहर रहेंगे। चाची उनसे अपने बेटे यूनू के लिए कंपनी में एक अच्छा पद सुरक्षित करने के लिए कहती हैं। चाचा मान जाते हैं। यूनू चाचा को एयरपोर्ट छोड़ता है। चाचा की अमेरिकी पत्नी उन्हें फ़ोन करती रहती है, लेकिन वे यूनू की मौजूदगी में जवाब नहीं देते। यूनू अपने पिता से जल्दी लौटने के लिए कहता है, ये जिक्र करते हुए कि उनकी माँ उन्हें याद करती है और चाचा उन्हें अमेरिका से फ़ोन नहीं करते। वह अपने पिता से अपनी माँ के लिए जूते लाने के लिए भी कहता है, लेकिन चाचा अपनी प्रेमिका के मैसेज में व्यस्त है। मारी और ऊडू शहर के एक स्टोर में है, जहां पूर्व निशानदे की माँ और बहन गिनोआ भी खरीदारी कर रही हैं। गिनोआ कंप्लेन करती हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं क्योंकि उनके भाई की नौकरी चली गई है। ऊडू मारी की माँ के लिए एक नया किचन खरीदना चाहता है क्योंकि गांव वाला पुराना है।
मारी मना करने की कोशिश करती है लेकिन ऊडू जिद करता है। माँ और गिनोआ मारी और ऊडू को देखते हैं। जिन को एहसास होता है कि उसने ऊजू को अस्पताल में देखा है, वह एक फोटो खींचती है और उसे अपने भाई पूर्व निशानदेह को भेज देती है। पूर्व निशानदेह आग बबूला हो जाता है क्योंकि वह महसूस करता है कि ऊजू और मारी अब कपल हैं, सहकर्मी नहीं। और उसका मानना है कि मारी एक बहुत बड़ी झूठी है। वह मारी के ऑफिस के सहकर्मी को फोन करता है, जो उसके कॉल को अनदेखा करती है जैसा कि मारी ने उससे कहा था। पूर्व निशानदेह कंपनी का नंबर ढूंढने में कामयाब हो जाता है। चाची दादी के पास जाती हैं क्योंकि कंपनी की सालगिरह आ रही है और दादी एक नया मालिक चुनने की योजना बना रही हैं। चाची अपने बेटे युनसू का सुझाव देती हैं। दादी मना कर देती हैं, ये कहते हुए कि उसमें परिपक्वता की कमी है। चाची गुस्से में दादी को अपने पति और बेटे को प्राथमिकता देने की चेतावनी देती हैं। वो फिर अपने पति को फ़ोन करती हैं, जो पहले ही अमेरिका उतर चुके हैं और अपनी प्रेमिका के साथ मीठी बातें कर रहे हैं। ऑफिस में ऊडू मारी को मिलने के लिए बुलाता है और उसे किस करने के लिए बाहर ले जाता है, ये पूछते हुए कि उसने मीटिंग के दौरान उसके मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। मारी कहती है कि लोग पास में बैठे थे और उन्होंने उसका नाम देख लिया होता। खबर आती है कि दादी पूरी टीम से मिलना चाहती हैं, हर कोई उत्साहित है। पूर्व मंगेतर को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो गुस्से में एक पत्र लेकर बेकरी पहुंचता है। गार्ड तुरंत उसे बाहर निकाल देते हैं। वो पार्किंग में छिपकर ऑफिस में घुसने की कोशिश करता है। वो स्टाफ को बात करते हुए सुनता है और उसे एहसास होता है कि उस आदमी का नाम ऊडू है और वो कंपनी का भविष्य का मालिक है। उसे ऊडू की सारी जानकारी मिल जाती है। उसने शुरू में दादी को एक पत्र लिखा था जिसमें ऊजू पर अपनी पत्नी को फंसाने के लिए उसके नाम का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन अब ये जानकर कि ऊजू दादी का पोता है, वो पत्र फाड़ देता है और अपना गुस्सा निकालने के लिए एक काराओके बार में गाता है। अगले दृश्य में टीम रात के खाने के लिए दादी के घर पहुंचती है और वे सभी ये जानकर चौंक जाते हैं कि ऊडू पोता है। हालांकि मारी को ये पहले से ही पता था। ऊजू सबका परिचय कराता है। रात के खाने के दौरान दादी उन सभी से कड़ी मेहनत करने के लिए कहती हैं और चेतावनी देती हैं कि उन्हें विश्वासघात से नफरत है। इससे मारी असहज हो जाती है। जब वे जाने लगते हैं तो जिन दादी से मिलने आती है, ये कहते हुए कि उसे भूख लगी है। दादी उसे प्यार से खाना खिलाने के लिए अंदर ले जाती हैं। कर्मचारी मारी से सवाल करते हैं, ये पूछते हुए कि उसने उन्हें क्यों नहीं बताया कि ऊडू पोता है। मारी कहती है कि उसे कुछ दिन पहले ही पता चला। पुरुष कर्मचारी सुझाव देते हैं कि जिन, जिसे दादी अंदर ले गई थी, अस्पताल के निदेशक की बेटी है और ऊडू की होने वाली पत्नी है। जिन को दादी की देखभाल करते हुए देखा जाता है। दादी पूछती हैं कि क्या जिन ने ऊजू को प्रपोज किया। जिन कहती है नहीं, ये दावा करते हुए कि वो उसे एक भाई मानती है। पूर्व मंगेतर अब बेरोजगार है, दिन भर रील्स देखता रहता है। वो एक लकी ड्रॉ के बारे में रील देखता है जहां विजेता को एक विला मिलता है। उसकी माँ चिल्लाते हुए आती है कि मेडिकल बिल बहुत ज्यादा है और शिकायत करती है कि वो काम नहीं करता। पूर्व मंगेतर गुस्से में बाहर निकल जाता है। गिनोआ कहती है कि मारी के साथ जो उन्होंने किया ये उसका कर्मा है और अपनी माँ को बताती है कि वो एक रात के लिए बाहर जा रही है और उसे फ़ोन ना करें। पूर्व मंगेतर क्लेम फाइल करने के लिए बीमा कंपनी को फ़ोन करता है और सुनता है कि वो ऑनलाइन शादीशुदा पंजीकृत है। दृश्य ऊडू और मारी के मिलने की योजना बनाने पर कटता है। ऊजू कहता है कि वो आ रहा है। मारी उत्साहित है, जल्दी से घर साफ करती है और एक नई ड्रेस पहनती है। दरवाजे पर दस्तक होती है और वो खुशी खुशी उसे खोलती है, ऊजू की उम्मीद करते हुए। लेकिन पूर्व मंगेतर वहां खड़ा है। मारी उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वो जबरदस्ती दरवाज़ा खोलता है। मारी पुलिस बुलाने की धमकी देती है। पूर्व मंगेतर उसका फ़ोन छीन लेता है, ये कहते हुए कि वो पुलिस को बुलाएगा क्योंकि उसके पास उनके शादी के दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि वे अभी भी कानूनी रूप से विवाहित हैं और उनका तलाक फाइनल नहीं हुआ है। वो मारी पर नकली शादी रचाने का आरोप लगाता है। एपिसोड 8 यहीं खत्म होता है। नवा एपिसोड पूर्व मंगेतर से शुरू होता है, जो बीमा कंपनी से जानता है कि वो अभी भी कानूनी रूप से विवाहित है क्योंकि मारी ने कभी तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। उसे गलत फहमी हो जाती है कि मारी अभी भी उसे प्यार करती है, इसलिए वो फूल खरीदकर उससे मिलने जाता है। विला के बाहर वो दो महिलाओं को बात करते हुए सुनता है कि कैसे ये घर एक लड़की ने लकी ड्रॉ में जीता और उसका पति कितना भाग्यशाली है। पूर्व मंगेतर को लकी ड्रॉ वाली बात याद आती है। वेबसाइट पर रिसर्च करता है और मास्क पहने विजेता की फोटो देखता है। ऊडू और मारी को पहचान लेता है। वो मारी का सामना करता है, उस पर अवैध रूप से घर प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी का आरोप लगाता है और उसका अपमान करता है। मारी पलटवार करती है कि वो भी कुछ कम नहीं थी जिसने उसे कर्ज के साथ छोड़ दिया था। पूर्व मंगेतर अतीत को भुला देता है और मांग करता है कि वे शादी कर लें ताकि वो घर रख सके जिसे अब वो अपना बताता है। जब मारी जवाब नहीं देती तो वो उस पर चिल्लाता है, कंपनी को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने की धमकी देता है।
मारी कहती है कि वो खुद उन्हें बताने वाली थी और ऊजू को इस अवैध काम में शामिल करने पर पछतावा करती है। पूर्व मंगेतर ऊजू को जेल भेजने की धमकी देता है क्योंकि अगर वो मुसीबत में पड़ा तो उसका अमीर परिवार उसे बेदखल कर देगा। वो मारी को ऊजू से दूर रहने की चेतावनी देता है और शादी की फोटो पर घूंसा मारकर चला जाता है। मारी ऊजू के कॉल का जवाब देने से इनकार कर देती है। ऊजू घर जाता है और दादी उसे मृत कर्मचारी और अमेरिकी पार्टनर कंपनी के साथ हो रही धोखाधड़ी के बारे में सूचित करती हैं। वो ऊजू से बिना किसी को बताए जांच करने के लिए कहती हैं। ऊजू दस्तावेजों को उन्हीं दस्तावेजों के रूप में पहचानता है जिन पर चाचा ने छिपाने के लिए कॉफी गिरा दी थी। वो अमेरिकी कंपनी का विवरण प्राप्त करने के लिए अपने दोस्त को फोन करता है। मारी की सहेली उत्साहित है क्योंकि बेकरी को मारी का डिजाइन पसंद आया, लेकिन मारी पिछली रात को लेकर विचलित और चिंतित है। ऊजू भी दुखी है, मारी की दूरी को महसूस कर रहा है। उसे गलतफहमी हो गई है कि मारी दादी की रात के खाने वाली टिप्पणियों के कारण परेशान है, जिनमें उन्होंने झूठ बोलने वालों से नफरत करने की बात कही थी। ऊडू अपने सहकर्मियों को लव टिप्स पर चर्चा करते हुए सुनता है और पागलों की तरह नोट्स लेता है। वो डेट और डिनर के लिए मारी को बुलाकर टिप्स आजमाने की कोशिश करता है, लेकिन मारी मना कर देती है, कहते हुए कि वो कंपनी की सालगिरह की तैयारी कर रही है। ऊजू का दोस्त फोन करके बताता है कि अमेरिकी पार्टनर कंपनी मिन्योंग नाम की महिला द्वारा चलाई जा रही है, जिसका अमेरिकी नाम जेसिका है और उसका एक बेटा है। ऊजू को चाचा के दस्तावेजों पर जेसिका नाम देखना याद आता है। चाची चाचा को फोन करके कहती हैं कि वो मंदिर गई थी और उन्हें चेतावनी दी गई कि कोई उन्हें धोखा देगा। वो अपनी मां पर अपने बेटे के बजाय अपने पोते को कंपनी का मालिक बनाने की योजना बनाने का आरोप लगाती हैं। चाचा मीठे स्वर में उनसे कहते हैं कि वो अपनी मां की उम्र और स्वास्थ्य के बारे में चिंता ना करें, जिससे मिन्योंग जेसिका को जलन होती है। वो पूछती हैं कि वो अपनी पत्नी को तलाक कब देने वाले हैं और उसके साथ रहने की मांग करती हैं। उसे याद दिलाती हैं कि वे 27 साल से साथ हैं। चाचा जल्द ही अपनी पत्नी को तलाक देने का वादा करते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। ये अमेरिका से उसका बेटा है, जिसे मारी की बहन घर लाई है, जो अमेरिका में रहती है। मिन्योंग गुप्त रूप से मारी की बहन को एक राज छुपाने के लिए पैसे दे रही है। ऊडू आखिरकार मारी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसे एक तरफ ले जाता है, ये सोचकर कि वो दादी की बातों से परेशान है। मारी कहती है कि ऐसा नहीं है और उसने अपना मन बदल लिया है। वो किसी को घर के बारे में नहीं बताएगी, वो उसमें रहेगी और वो अपना कर्ज चुकाएगी। फिर वो ऊजू से रिश्ता तोड़ देती है, जिसे उसे गहरा दुख पहुंचता है। हम देखते हैं कि पागल सन सियोन को आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जो दुकान के लाइसेंस के बदले मेयर से घर की मांग कर रहा है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि कम से कम 10 महीने तक कोई खाली घर नहीं है। सियोन सेक्रेटरी का अपमान करता है और तुरंत घर दिलाने की जिद करता है। ऊडू दुखी है और मारी को माफी मांगते हुए मैसेज करता है। जिन भी दुखी है और ऊजू को मैसेज करके माफी मांगती है कि उसने जो मारी से कहा वो मारी से भी माफी मांगने का वादा करती है और पूछती है कि क्या वे रात का खाना खा सकते हैं। ऊजू मना कर देता है। उस रात सेक्रेटरी और जिन रनिंग करते समय फिर से मिलते हैं। जिन सेक्रेटरी से पूछती है कि वो परेशान क्यों दिख रहा है। सेक्रेटरी भी उससे यही पूछता है। जिन कहती है कि उसे लगता है कि उसका क्रश उसकी प्रेमिका से ब्रेकअप हो गया है। सेक्रेटरी उसे सलाह देता है कि ये उसके करीब जाने का मौका है। जिन पूछती है कि सेक्रेटरी क्यों दुखी है। वो कहता है कि उसके बॉस ने उसे एक असंभव काम दिया है। जिन सुझाव देती है कि वो बुरे बॉस के लिए काम करना छोड़कर अपना व्यवसाय शुरू करे, लेकिन सेक्रेटरी कहता है कि वो बंधा हुआ है और छोड़ नहीं सकता। जिन कुछ बिजनेस आइडियाज देती है जो फिट नहीं बैठते। एक मीटिंग के बाद ऊडू सुझाव देता है कि वे सभी एक कर्मचारी के जन्मदिन के लिए बाहर खाने चले, लेकिन वो सिर्फ मारी के साथ समय बिताना चाहता है। हालांकि मारी खिसक गई है और एक कैक्टस दुकान के बाहर खड़ी है, उस दिन के बारे में सोचते हुए जब वो कैक्टस पर बैठी थी और ऊजू से मिली थी। ऊजू को भी मारी की याद आ रही है और वो उस पुल पर जाता है जहां वे पहली बार साथ गए थे। वो उसे इतना याद करता है कि वो उसके घर जाता है और उसे फोन करता है, लेकिन मारी कॉल को अनदेखा कर देती है और अपनी लाइट बंद कर देती है। अगले दिन गार्ड ऊडू को ऑफिस में पूर्व मंगेतर का एक वीडियो दिखाते हैं, जहां वो दादी के साथ ऊजू के रिश्ते के बारे में पूछ रहा था। ऊजू को एहसास होता है कि पूर्व मंगेतर सब कुछ जानता है और वो मारी के घर भागता है। पूर्व मंगेतर वहां ब्रेकअप से खुश है और मारी से शादी करने की मांग कर रहा है। मारी मना कर देती है, कहते हुए कि ये सौदा नहीं था। पूर्व मंगेतर घुटनों के बल बैठ जाता है, एक मौके की भीख मांगता है, फिर शिकायत दर्ज करने की धमकी देता है। मारी शिकायत दर्ज करने जाने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन पूर्व मंगेतर उसे रोकता है, घर के आधे मालिकाना हक का दावा करता है। मारी रोती है, उसे केवल घर चाहने के लिए लालची कहती है। वो कहता है कि उसे घर और वो दोनों चाहिए। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऊडू आता है और उसे रोकता है, उसकी अच्छी धुनाई करता है।
ऊडू रिकॉर्डिंग कर लेता है जिसमें वो आधा घर चाहने की बात कबूल करता है। रिकॉर्डिंग जारी करने की धमकी देता है जिससे पूर्व मंगेतर भी फंस जाएगा। पूर्व मंगेतर भाग जाता है। ऊडू मारी से बात करने और उसके साथ रहने के लिए कहता है और वे किस करते हैं। ऊडू समारोह के लिए मेहमानों की सूची देख रहा होता है और देखता है कि सेक्रेटरी की कंपनी को आमंत्रित किया गया है, जिसका मतलब है कि सुनुंग यान भी वहां होगा। सुन और सेक्रेटरी फोन करके कहते हैं कि वे अंतिम समय पर मीटिंग के कारण नहीं आ सकते, जिससे ऊडू खुश हो जाता है। दादी सूची की जांच करती हैं और ऊडू से उसकी प्रेमिका को आमंत्रित करने के लिए कहती हैं, कहते हुए कि वो उस महिला को देखना चाहती हैं जिसे उसने जिन के बजाय चुना। ऊडू कहता है कि उसकी प्रेमिका बहुत सुंदर है। दादी कहती हैं कि वो सुनिश्चित करेंगी कि लड़की सहज महसूस करे। ऊडू मारी को फोन करके तैयार होने के लिए कहता है। समारोह के दिन मारी सुंदर कपड़े पहनकर आती है, लेकिन अंदर जाने से डरती है। ऊजू बाहर आता है और उसे अंदर ले जाता है। दादी उन्हें साथ देखती हैं और समझ जाती हैं कि मारी ऊजू की प्रेमिका है, लेकिन मेहमानों में व्यस्त हैं। मेहनती कर्मचारियों को पुरस्कार दिए जाते हैं और चाचा वापस आ जाते हैं। उन्हें सेक्रेटरी का फोन आता है जो कहता है कि सुनुंग आखिरकार आ रहे हैं। ऊडू और मारी घबरा जाते हैं, जानते हुए कि मारी दादी से मिले बिना भाग नहीं सकती। ऊजू मारी से उनके जाने तक छिपने के लिए कहता है। तभी दादी पास आती हैं और पूछती हैं कि क्या मारी ऊजू की प्रेमिका है। उसे बाद में उनके घर आने के लिए कहती हैं क्योंकि उनसे बात करनी है। सेक्रेटरी ये सुन लेता है। सियोंग को फोन करता है और खुशी खुशी बताता है कि उसने घर पक्का कर लिया है। फिर वो यू का सामना करता है और पूछता है कि मारी उसकी क्या लगती है, जिससे यू अवाक रह जाता है। एपिसोड 9 यहीं समाप्त होता है। एपिसोड 10 वर्षगांठ समारोह से शुरू होता है। दादी कंपनी बनाने की कहानी सुना रही हैं, जिसे उड़ू ध्यान से सुनता है जबकि जिन उसे देखती है। चाची जिन की तारीफ करती हैं और सुझाव देती हैं कि वो और उनका बेटा यूनू एक साथ आ जाएं, जिसे यूनू रोक देता है। बाहर सचिव उड़ू से मारी के साथ उसके रिश्ते के बारे में सवाल करता है। जिन बीच में आती है और सचिव को दूर ले जाती है। वो उसे बताती है कि उड़ू और मारी की शादी नकली है और खुलासा करती है कि उसे पता है कि उसने दादी और मारी की बातें सुन ली थीं। सचिव पुष्टि करता है कि उड़ू उसका क्रश है। जिन कहती है कि वो यू की रक्षा करना चाहती है और अपने पास मौजूद सबूतों का इस्तेमाल करने का संकेत देती है, जो उसे तब मिले थे जब वो सचिव के घर पर थी और उसने सुनुंग और मेयर को एक दुकान के लाइसेंस के बदले घर के अवैध सौदे पर चर्चा करते हुए सुना था। ये सब कार के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। वो इसका उपयोग सचिव को उड़ू की मदद करने के लिए मजबूर करने के लिए करती है। घर वापसी की उड़ान में सुनुन सचिव से पूछता है कि क्या उसे घर मिल गया, और सचिव मना कर देता है, जिससे सुनुन बहुत गुस्सा हो जाता है। समारोह में वे डेविड नाम के एक व्यक्ति से मिले थे और उसके बारे में चर्चा की थी। सुनुंग यूनू डेविड को पहचान लेता है, जिसने समारोह में फूल भेजे थे, और दादी को बताता है कि डेविड, जो एक पार्टनर था, उसने उसे बताया था कि उसने काम छोड़ दिया है। चाचा तुरंत मना कर देते हैं और कहते हैं कि डेविड अभी भी पार्टनर है। दादी को ये संदिग्ध लगता है। उड़ू मारी को सब कुछ बताता है और उम्मीद करता है कि जिन ने सचिव को संभाल लिया होगा। चूंकि मारी दादी से मिले बिना चली गई थी, इसलिए उन्हें उनसे मिलने वापस जाना पड़ता है। वे किस करते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है और मारी की बहन सारी, जो अमेरिका से वापस आई है, दरवाजे पर है। सारी उड़ू को पहचान लेती है और मारी को चिढ़ाती है, उसके बचपन के राज खोलने का इशारा करती है। उड़ू जाने की कोशिश करता है, लेकिन सारी उसे रुकने के लिए कहती है और उसके चेहरे पर लिपस्टिक के निशान का मजाक उड़ाती है। एक और किस के बाद उड़ू चला जाता है। डरा हुआ चाचा दादी से मिलता है और स्वीकार करता है कि डेविड पार्टनर नहीं है और अमेरिका में उन्होंने जो कंपनी बनाई थी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। डेविड सिर्फ एक दोस्त था और चाचा की दूसरी पत्नी ने दादी को एक नकली फैक्ट्री की एआई तस्वीरें भेजी थी और अमेरिकी कंपनी के लिए निवेश किए गए पैसे का गबन कर लिया था। चाचा धोखाधड़ी और उसके कारणों को स्वीकार करते हैं। वो कंपनी में हिस्सा चाहते थे और दादी की बेटी के साथ अपनी शादी से खुश नहीं थे, जिसे वो केवल दया के कारण निभा रहे थे। झटके से दादी बेहोश हो जाती हैं और चाचा ने उनकी दवा बदल दी है। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और वे कोमा में चली जाती हैं। चाचा अपनी दूसरी पत्नी को फ़ोन करके कुछ करने के लिए कहते हैं। खबर फैलती है कि दादी की कंपनी एक बड़े घोटाले में शामिल है, जिसने कंपनी बनाए बिना निवेशकों से पैसे लिए हैं। चाची को दादी और अपने बेटे यूनू पर भरोसा है, लेकिन चाचा जानबूझकर दादी को बदनाम कर रहे हैं और अपनी पत्नी को तलाक देकर अपनी प्रेमिका से शादी करने से पहले कंपनी पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। कंपनी के पुरस्कार वापस ले लिए जाते हैं। मारी और यू मिलते हैं। मारी परेशान है और उड़ू उसे सांत्वना देता है, ये खुलासा करते हुए कि उसे चाचा पर संदेह है, लेकिन वो उनका सामना नहीं कर सकता क्योंकि वो उनके लिए पिता के समान है। जिन
उन्हें साथ देखती है, फिर से अवसाद में चली जाती है और शराब पीने लगती है। सचिव उसके साथ शामिल हो जाता है। जिन सुझाव देती है कि वो रिकॉर्डिंग के साथ अपने बॉस को ब्लैकमेल कर सकता है। सचिव उसे चेतावनी देता है कि उसका बॉस उसके अस्पताल की फंडिंग रोक सकता है और पूछता है कि वो यू की रक्षा क्यों करती है, जबकि वो उससे प्यार नहीं करता। जिन कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। वो सचिव को नई नौकरी दिलाने की पेशकश करती है। सचिव पहली बार मुस्कुराता है। चाचा की दूसरी पत्नी मिनियोंग कोरिया पहुंचती हैं। चाचा उसे एक नकली पहचान देते हैं और उसे उस कंपनी का सीईओ बना देते हैं जिसने पहले दादी की कंपनी में भारी निवेश किया था। चाचा इस कंपनी का उपयोग अपने पैसे वापस मांगने के लिए करने की योजना बना रहे हैं। चूंकि दादी की कंपनी डूब रही है, वो कब्जा करने का इरादा रखते हैं। वो मिनियोंग को तलाक के कागजात दिखाते हैं जिन पर वो जल्द ही अपनी पत्नी से हस्ताक्षर करवा लेंगे। कर्मचारी कंपनी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सबसे बड़े निवेशक के रूप में मिनियोंग की कंपनी, जो सिल्विया के नाम से है, संभवतः कब्जा कर लेगी। यू आगामी मीटिंग को लेकर घबराया हुआ है। यू और मारी को एहसास होता है कि चाचा के साथ मिनियोंग की फोटो वही महिला है जो सारी के साथ फोटो में है, जिसे सारी ने अपने अमेरिकी रेस्टोरेंट की सीईओ जेसिका के रूप में पहचाना था। यू को दस्तावेजों पर जेसिका नाम देखना याद आता है। उन्हें एहसास होता है कि चाचा का दूसरा परिवार है और वो कंपनी पर कब्जा करने के लिए मिनियोंग के साथ साजिश कर रहे हैं। मिनियोंग, जिसके 3 नाम हैं, मिनियोंग, जेसिका और सिल्विया, अपने पैसे वापस मांगती है और कहती है कि उसकी कंपनी ने सबसे ज्यादा निवेश किया है और इसलिए वो दादी की कंपनी पर कब्जा कर लेगी। यू समय मांगता है लेकिन चाचा उसे ये कहकर रोक देते हैं कि वे निवेशक का पैसा नहीं रख सकते और कोई भी बैंक उन्हें कर्ज नहीं देगा। यू गुस्से में है लेकिन शांत रहता है। चाचा उड़ू को कंपनी बेचने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। यू मारी से मिलता है और पुष्टि करता है कि उनकी योजना कंपनी पर कब्जा करने की है। दादी को होश आना शुरू होता है। यूनू चिल्लाकर ये खबर देता है जिसे चाचा और मिनियोंग सुन लेते हैं। चाचा मिनियोंग को फोन करते हैं और कहते हैं कि उन्हें आज रात बूढ़ी औरत को मारना होगा। मिनियोंग जहर लेकर अस्पताल में घुसती है। दादी अचानक उसे पकड़ लेती हैं और छिपी हुई पुलिस अंदर आ जाती है। दादी को दूसरी जगह भेज दिया गया था और ये मारी और यू की एक सफल योजना थी। उड़ू और यूनू बात करते हैं। यूनू स्वीकार करता है कि उसे पता था कि उसके पिता की अमेरिका में एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये नहीं कि उन्होंने शादी कर ली है। उड़ू ने यूनू से मदद मांगी थी और जानबूझकर चाचा को दादी के होश में आने की खबर सुनने दिया था ताकि वो घबरा जाए। मारी और यू को एहसास होता है कि केवल मिनियोंग पकड़ी गई है और चाचा सुरक्षित हैं। उनका मानना है कि मिनियोंग दबाव में अंत में चाचा का खुलासा करेगी। खबर पुष्टि करती है कि दादी की कंपनी धोखाधड़ी नहीं थी। धोखाधड़ी दूसरी कंपनी, चाचा की थी। पुलिस को चाचा और मिनियोंग के बीच कोई सीधा संबंध नहीं मिला, कोई कॉल या मैसेज नहीं। चाचा जेल में मिनियोंग से मिलते हैं और वो उससे कहती है कि अपने बेटे को लेकर तुरंत अमेरिका चले जाओ। वो उनके खिलाफ कोई भी सबूत रखने से इनकार करती है और कहती है कि उसने अपना फोन फेंक दिया है। चाचा खुश हैं और ऑफिस लौट आते हैं। उड़ू उनका सामना करता है और मिनियोंग उनकी पत्नी और उनके बेटे के बारे में पूछता है। चाचा रोते हुए टूट जाते हैं और कहते हैं मिनियोंग ने उन्हें ब्लैकमेल किया और बच्चा पैदा करने के लिए धोखा दिया और उन्होंने केवल पैसे का गबन किया। उड़ू यूनू को ये बताता है और यूनू उड़ू को एक पेन ड्राइव देता है, इस उम्मीद में कि इसमें कुछ हो सकता है। पेन ड्राइव खाली है। फिर यू मिनियोंग के पास जाता है और उससे कहता है कि चाचा से किसी भी मदद की उम्मीद ना करें। वो चाचा की रिकॉर्डिंग बजाता है जिसमें वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मिनियोंग चाचा के खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार हो जाती है अगर उड़ू उसके बेटे को सुरक्षित रखता है। चाचा को डर है कि मिनियोंग के पास सबूत हैं, इसलिए वो उसके घर की तलाशी लेते हैं। उन्हें अपने बेटे के खिलौने के अंदर छिपा हुआ एक पुराना फोन मिलता है। फोन में सभी पुराने मैसेजेस हैं, जिसमें ये सबूत भी है कि चाचा ने उस घटना की योजना बनाई थी जिसमें उड़ू के माता पिता मारे गए थे। चाचा फोन लेकर भाग जाते हैं। उड़ू उनके सामने प्रकट होता है और कहता है, तुमने मेरे माता पिता को मारा है ना। एपिसोड 10 यहीं समाप्त होता है। एपिसोड 11 ये दिखाते हुए शुरू होता है कि पहले क्या हुआ था। इस सब से पहले यू जेसिका से मिल रहा था। उसने उसे बताया कि सबूत उसके बेटे के खिलौने के अंदर है और उसे अपनी नाव की लोकेशन दी। यू से बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए वहां ले जाने को कहा। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उड़ू ने उसकी गर्दन पर एक निशान देखा, वही निशान जो उसने घटना की रात अपने माता पिता की कार के पास मौजूद व्यक्ति पर देखा था। तभी उसे एहसास हुआ कि जेसिका ही उस त्रासदी में शामिल थी जिसने उसके माता पिता को छीन लिया था। झटके से उड़ू हिल गया और गिर गया। मैरी उसे ढूंढती है और मदद के लिए दौड़ती है। जब उसने एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की तो उसने बताया कि उसने अपनी दवा ले ली है। बाद में उसने समझाया कि जेसिका वही व्यक्ति हो सकती है जिसे उसने उस रात देखा था।
मैरी ने जोर दिया कि उन्हें पुष्टि की आवश्यकता है और उडू ने उसे खिलौने में छिपे सबूतों के बारे में बताया। इसी बीच उडू के चाचा एक पुरानी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे जहां जेसिका ने उन्हें बताया था कि चेयरमैन को उनके गुप्त संबंध के बारे में पता है। उसके चाचा ने कहा कि उन्हें इसका ध्यान रखना होगा। जब उन्होंने फ्लैश ड्राइव लेकर जाने की कोशिश की तो उनकी मुलाकात उडू से हुई। उसके चाचा ने उसका मजाक उड़ाया, कहते हुए कि उडू अभी भी वही अकेला बच्चा है जिसकी किसी को परवाह नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने स्वीकार किया कि उडू के पिता को संबंध के बारे में पता चल गया था और उन्होंने उन्हें धमकी दी, जिससे उनकी योजनाएं बर्बाद हो गईं। उडू के पिता ने एक बार अपने चाचा के रहस्यों का पता चलने के बाद उनका सामना किया था और चेतावनी दी थी कि उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन उनके चाचा ने निर्दोष होने का नाटक किया और सबके लिए जेसिका को दोषी ठहराया। उडू के पिता ने परिवार के नाते उन्हें माफ कर दिया, ये नहीं जानते हुए कि वो खुद को खतरे में डाल रहे हैं। उडू ने अपने चाचा पर माफ किए जाने के बाद अपने माता पिता को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया और उनके चाचा ने बेरहमी से जवाब दिया कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तभी पुलिस आई और उनके चाचा को कंपनी के फंड के गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वो हैरान था और उसने सब कुछ नकार दिया। उन्होंने उसे बताया कि उसके साथी डेविड ने कबूल कर लिया है और उन्हें उसके फोन पर सबूत मिले हैं। यू आगे आया और खुलासा किया कि उडू के माता पिता की त्रासदी से जुड़ा भी एक मामला है। अनुसंधानकर्ता दंग रह गए। उडू ने उन्हें डैश कैम का एक वीडियो दिखाया जहां एक पुलिस अधिकारी ने उसके चाचा को बताया था कि उसने सब कुछ दुर्घटना के रूप में दबा दिया है। उस अधिकारी ने उससे पैसे लिए थे। उडू ने उनसे उनकी जेब की जांच करने को कहा और उन्हें फ्लैश ड्राइव और सबूत वाला फोन मिला। उसके चाचा की किस्मत तय हो गई। अगले दिन अदालत में न्यायाधीश ने पूरी सच्चाई उजागर की। उगू के चाचा ने पूरे परिवार की कंपनी पर कब्जा करना चाहा, कंपनी के फंड का दुरुपयोग किया, सच्चाई उजागर करने वाले अकाउंटेंट को चुप कराया, दादी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उगू के माता पिता को निशाना बनाने के लिए जेसिका के साथ काम किया। इन सभी गंभीर कृत्यों के बाद उन्हें अधिकतम सजा मिली। उनका बेटा सदमे में देख रहा था और उगू की चाची टूट गईं, ये जानकर दुखी थीं कि जिस आदमी से वो प्यार करती थीं उसने इतना दर्द दिया। और बाद में उजू मारी के साथ अपने परिवार के विश्राम स्थल पर गया। सचिव जिन के ख्यालों में खोया हुआ था। जब उजू और मारी उससे मिले तो मारी ने स्वीकार किया कि वो उनके द्वारा दिए गए इनाम को स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि उसकी और उडू की शादी नहीं हुई थी। उसने बताया कि उसे वो घर अपने तलाक के दौरान मिला था और उस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उजू ने आगे कहा कि वे पहले घर स्वीकार करना चाहते थे लेकिन सब कुछ जटिल हो गया। उसने सचिव से कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सुनियान के स्टोर के साथ अपना अनुबंध खत्म करने के लिए भी तैयार है। सचिव पूरे समय चुप रहा, जिससे उडू और मारी उलझन में पड़ गए। उजू ने मारी से पूछा कि वो कहाँ रहेगी और उसने उसे अपनी नए अपार्टमेंट का पता दिया। उसने कहा कि ये बहुत दूर है और हर दिन उसे गाड़ी से छोड़ने की जिद की। उसने पूछा कि क्या वे वाकई घर को ऐसे ही छोड़ रहे हैं और उसने पहले थोड़ा टहलने का सुझाव दिया। वो मान गई। इस बीच दूसरा उजू परेशान था और उसने कहा कि उसे बदला लेना है। वो अपनी साइकिल लेकर एक लंबी सीढ़ी पर चढ़ा। थका हुआ और निराश होकर उसने सवाल किया कि कोई भी कंपनी उसके आवेदन स्वीकार क्यों नहीं कर रही है। जब उसने अपना फ़ोन चेक किया तो उसने खबर देखी कि दादी की कंपनी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है और वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूती से वापसी कर रही है, जिससे वो और भी चिढ़ गया। दादी आखिरकार जाग गईं और सभी ने राहत की सांस ली। उजू ने मारी को खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया और वो खुश थी। उजू की चाची ने बाद में उसे बताया कि वो पैसा वापस करना चाहती है जो उसके पति ने लिया था। उजू ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वो खुद पर दबाव न डाले। उसने अतीत में उसके प्रति कठोर होने के लिए माफ़ी मांगी और बताया कि वो हमेशा उसकी तुलना अपने बेटे से करती थी। उसने उससे कहा कि अगर वो उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता तो ठीक है, लेकिन वो चाहती थी कि वो उसे माफ़ कर दे। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि वो अभी भी उसे अपने जीवन में चाहता है क्योंकि उसके बिना उसका परिवार पूरा महसूस नहीं होगा। बाद में उडू और मारी घरेलू सामान खरीदने गए। वे एक असली जोड़े की तरह लग रहे थे। जब उनके सहयोगियों ने उन्हें देखा तो मारी घबरा गई और उजू को दूर खींच ले गई ताकि वे ध्यान न दें। उस रात सभी एक ग्रुप डिनर के लिए इकट्ठा हुए और ट्रूथ और डेयर गेम खेला। गी ने उडू से पूछा कि क्या उसे कोई पसंद है। मारी घबरा गई, लेकिन उजू ने स्वीकार किया कि उसे कोई पसंद है। फिर उन्होंने मारी से वही सवाल पूछा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बोतल फिर से उसकी ओर घूमी और उसकी सहेली ने पूछा कि क्या वो किसी रैंडम डेट पर जाएगी। उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। उजू समझ नहीं पा रहा था क्यों। तीसरी बार बोतल उसकी ओर घूमी और गी ने पूछा कि उसने आखिरी बार अपने पसंद के व्यक्ति को कब किस किया था। कोई जवाब नहीं। मारी केबल छोड़कर चली गई
और उडू परेशान होकर उसके पीछे गया। उसने उससे कहा कि ये उचित नहीं है कि उसने स्वीकार किया कि वो किसी को पसंद करता है जबकि वो नहीं कर सकी। उसे लगा कि शायद वो किसी और को पसंद करती है। वो हंसी और उसने उसे चिंता न करने को कहा, अपना प्यार जताया। उनके दोस्तों ने उन्हें साफ देख लिया और महसूस किया कि वे पहले से ही साथ हैं। जब उडू वापस लौटा तो ग्रुप ने उसे चिढ़ाया और बताया कि उन्हें शुरू से ही पता था। उन्होंने उन्हें पहले स्टोर पर देखा था और पिछले पलों के दौरान जब उजू ने दिखाया कि वो उसकी कितनी परवाह करता है तो उन्होंने उसे बताया कि उनकी कहानी शुरू से ही साफ थी। दूसरी ओर यांग जेल में अपने पिता से मिलने गया। उसने उनका सामना किया और कहा कि उसने सब कुछ सालों पहले ही सुन लिया था। गुप्त संबंध, उनके पिता द्वारा बोले गए झूठ, उन्होंने पूरे परिवार को चोट पहुंचाई और वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उसी समय खबर आई कि सुनियान स्टोर निवेशकों को अनुचित लाभ देने में शामिल था। पत्रकारों ने उस व्यवसायी को घेर लिया जिसने अपार्टमेंट यूनिट लेने की कोशिश की थी, जिससे सचिव द्वारा सुनी गई हर बात उजागर हो गई। सोंग अपने पिता से बहस कर रहा था और उसे चोट लग गई। जब उसने मदद करने की कोशिश की तो सोंग उस पर बरस पड़ा, जिससे पता चला कि उसने पहले सचिव के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। बाद में जिन एक अनाथालय में बच्चों के मेडिकल चेकअप के लिए गई थी, सचिव भी वहां पहुंचा। वो वहीं पला बढ़ा था और अक्सर वहां जाता था। देखभाल करने वाली महिला ने कहा कि वो उसे एक दिन शादीशुदा देखना चाहती है। जिन ने उसे देखा और पुकारा। उन्होंने एक छोटे से रेस्टोरेंट में साथ खाना खाया। उसने अपने बचपन के बारे में बताया कि वो कितना कठिन था और कैसे वो उन परेशानियों में फंस गया जो उसने कभी पैदा नहीं की थी, जिसकी वजह से उसे छोड़ना पड़ा। जिन ने उसे और अधिक शांत रहने और अधिक मुस्कुराने के लिए प्रोत्साहित किया। यहाँ तक कि उसने उसे हर हफ्ते फ़ोन करने के लिए कहा ताकि वो उसे हंसा सके। वो सच में मुस्कुराया। उजू अभी भी कंपनियों द्वारा खारिज किए जाने से परेशान था। मारी द्वारा दिए गए पुराने उपहार को पकड़े हुए उसने धीरे से कहा कि उसके बिना जीवन बहुत कठिन लग रहा है। वो नशे में उसके घर गया। वो बाहर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी और उन्होंने पूरी शाम बातें करते हुए बिताई। उसके पूर्व मंगेतर ने उन्हें साथ देखा और हताश महसूस किया। अगली सुबह उडू ने उसके लिए नाश्ता बनाया और वो खुशी खुशी काम पर निकल गई। लेकिन जब वो जा रही थी, उसके पूर्व मंगेतर ने उसे फ़ोन किया और उसने उसका कॉल काट दिया। उसे ये पसंद नहीं आया। जल्द ही उसने एक सार्वजनिक पोस्ट किया जिसमें दावा किया कि वो उजू और सुनियान के प्रेसिडेंट का पर्दाफाश करेगा और पत्रकारों को सुबह 10 बजे एक होटल में इकट्ठा होने के लिए कहा। मारी ने मैसेज देखा और उजू को वार्निंग देने के लिए दौड़ी। प्रेस इकट्ठी हो गई, एक बड़े स्कैंडल की उम्मीद में। उसका पूर्व मंगेतर उनके सामने आया और घोषणा की कि वो एक बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट के बारे में सच्चाई बताने आया है। उन्हें धोखेबाज होने और पैसे के लिए अवैध कार्यों में शामिल होने का आरोप लगाया। एपिसोड खत्म होते ही उजू होटल की ओर जा रहा था। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप वाकई इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सही समय है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आखिरी एपिसोड पर चलते हैं। आखिरी एपिसोड में हम देखते हैं कि सचिव कंपनी के दस्तावेजों को देख रहा है। वो सीईओ सुनियान से कहता है कि मेयर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी। सुनियान कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो सीईओ है, इसलिए सचिव को दोष अपने सिर लेना होगा। वो उसे वो सब याद दिलाता है जो उन्होंने उसके लिए किया है और कहता है कि उसे उनके एहसान का बदला चुकाना होगा। सचिव पास आता है और कहता है कि वो जानता है कि उसे कभी पैसे या भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ी और वो आभारी है। लेकिन फिर वो पूछता है, क्या आपने कभी एक बार भी मुझे सच्चा दोस्त समझा? एक उपयोगी उपकरण से बढ़कर कुछ भी नहीं। सोंग उलझन में होने का नाटक करता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो। अगले दृश्य में सचिव घर पर अपने कछुए को देख रहा है और उसे खाना खिला रहा है। वो दोस्ती के बारे में उनकी बातचीत को याद करता है और खुद से कहता है कि उसे इससे बेहतर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। उसे याद आता है कि जिन ने एक बार उससे क्या कहा था कि उसने उन लोगों के लिए सालों तक काम किया है और पहले ही उनके एहसानों का बदला चुका दिया है। इसके बाद हम उडू को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए देखते हैं। वो अपना परिचय देते हुए कहता है, ये लड़की मारी है, ये मेरी कानूनी पत्नी है, हमारा अभी तक तलाक नहीं हुआ है। और ये लड़का उजू है, एक बेकरी का वारिस। ये दोनों अफेयर कर रहे हैं। उन्होंने ब्यूटी प्लेस में 5 बिलियन की धोखाधड़ी की है। फिर वो रुकता है और दोबारा राशि चेक करने पर खुद को सुधारता है। ये वास्तव में 6 बिलियन है। फिर हम देखते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, वो सिर्फ अभ्यास कर रहा है। मारी उसे फ़ोन करती है, लेकिन उडू कहता है कि अब कुछ नहीं बदला जा सकता और उसे देखने के लिए कहता है कि वो क्या करेगा। बाद में मारी उसे फ़ोन करती है कि उजू वास्तव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इसके बाद सचिव अभियोजक के कार्यालय से बाहर निकलता है।
पत्रकार उससे लगातार सवाल पूछते हैं और वो जवाब देता है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेगा। वो कार में बैठता है और सुनयान की कई मिस्ड कॉल देखता है। जब वे बात करते हैं तो सुनयान उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि अभियोजक उसे क्यों बुला रहे हैं और उसने उन्हें क्या बताया। सचिव जवाब देता है कि उसने अपने किए गए गलत कामों को कबूल कर लिया है। वो कहता है कि वो अपने पापों की सजा भुगतेगा और सुनयान को अपने किए गए पापों की सजा भुगतनी होगी। फिर सचिव फोन काट देता है। अगले दृश्य में सुनयान को चिंता होती है कि वो टाउन हाउस जो उसने दिया था वो भी संदिग्ध बन सकता है। वो मैनेजर से मालिकाना हक ट्रांसफर करने के लिए कहता है। मैनेजर सहमत होता है लेकिन पहले उसे कुछ दिखाता है। किसी ने मीडिया को एक ईमेल भेजा है जिसमें ब्यूटी प्लेस धोखाधड़ी उजागर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना है। सुनयान घबरा जाता है और उसे उस व्यक्ति को हर हाल में रोकने के लिए कहता है। इसके बाद हम उडू को ब्यूटी प्लेस और मेयर के बारे में खबरें देखते हुए पाते हैं। तभी कई आदमी आते हैं ये कहते हुए कि वे ब्यूटी प्लेस की लीगल टीम से हैं। वे उसे बताते हैं कि उसके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा। उडू जोर देता है कि वो केवल सच बताएगा। वे उसे झूठा कहते हैं और उसे दावे की राशि दिखाते हैं जो कि $10 मिलियन है। मारी आती है और ये देखती है। उडू कहता है कि वो इतनी बड़ी राशि नहीं चुका सकता। लोग उसकी अनदेखी करते हैं और चले जाते हैं। मारी उसके पास आती है। उडू उसे देखता है और उस पर केस दर्ज करने का आरोप लगाता है, लेकिन वो इनकार करती है। उडू उसके पैरों में गिर जाता है, उससे ब्यूटी प्लेस के लोगों से बात करने और केस वापस लेने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो जानती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। मारी कहती है कि वो मदद नहीं कर सकती, कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। वो पूछती है कि वो ऐसी चीजें क्यों करता रहता है और उसे रुकने के लिए कहती है। फिर वो अपने बारे में खुलकर बात करती है और कहती है कि वो वास्तव में किसी और को पसंद करती है, उसके साथ खुश है और सहज महसूस करती है। वो कहती है कि वो उजू को पीड़ित होता नहीं देख सकती और उसे अतीत को भूल जाने और केवल अच्छी यादें रखने को कहती है। अगले दृश्य में मारी तलाक के दस्तावेज जमा करती है। जब वो बाहर आती है तो उजू उसका इंतजार कर रहा होता है। मारी उसकी ओर दौड़ती है और उसे गले लगाती है। वे अपना सामान पैक करने के लिए अपने घर वापस जाते हैं। वे आखिरी बार घर को देखते हैं। मारी कहती है कि यहाँ बहुत सी चीजें हुई। तभी मैनेजर उसे फोन करता है और कहता है कि उसे घर का मालिकाना हक उसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। मारी कहती है कि सचिव ने उससे बात नहीं की और अब जबकि उसका तलाक हो गया है वो घर नहीं ले सकती। मैनेजर जिद करता रहता है लेकिन वो मना कर देती है। उजू पूछता है कि क्या उसे घर छोड़ने का दुख हो रहा है। मारी कहती है कि उसे दुख है और उसे नहीं पता कि उसे फिर कभी ऐसा घर मिलेगा या नहीं, लेकिन वो कहती है कि बदले में उसे कुछ कीमती मिला है। उजू पूछता है कि वो क्या है। मारी पूछती है क्या तुम नहीं जानते। वो कहता है कि वो नहीं जानता। वो उसे नहीं बताती, लेकिन हम जानते हैं कि वो उडू है। इसके बाद सचिव अपना सामान पैक कर रहा होता है जब जिन उसे फोन करती है और मिलने के लिए कहती है। बाद में वो आती है और पूछती है कि क्या हुआ, क्योंकि उसने खबरें देखी थी। सचिव उडू के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसे बीच में ही रोक कर कहती है कि वो उसके बारे में पूछ रही है क्योंकि वो उसकी चिंता करती है। वो पूछती है कि क्या वो जेल जा सकता है। सचिव कहता है कि वो नहीं जानता क्योंकि जांच अभी भी जारी है। वो स्वीकार करता है कि वो कभी कभी उसके बारे में सोचता है और उसके एक एहसान करने के लिए कहता है। अगला हम पिलान को अस्पताल से छुट्टी मिलते देखते हैं। वो मारी को फोन करती है और उससे मिलने के लिए कहती है। मारी खुशी खुशी मान जाती है। फिर वो सियांग और अन्य लोगों से मिलती है और उनके लिए कॉफ़ी लाती है। वे उसे बताते हैं कि उसे सिर्फ इसलिए कॉफ़ी लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उजू की गर्लफ्रेंड है। सोनी कहती है कि उसने सुना है कि पिलान घर आ गई है। मारी सिर हिलाती है और कहती है कि पिलान ने मिलने के लिए कहा है। सोनी मारी को सलाह देती है कि पिलान एक खेल खेलती है और अगर मारी चाहती है कि पिलान उसे अपनाए तो मारी को वो खेल हारना होगा। वो मारी को जीतने की चेतावनी देती है। मारी कहती है कि वो समझ गई। अगला उजू का परिवार उसे एक लड़की से बात करते हुए सुनता है। वो उसे बताती है कि उसने सुना है कि वो बेकरी के वारिस को पर्दाफाश करने जा रहा है। उजू कहता है कि वो झूठ बोल रहा था। वो अपना कार्ड छोड़ देती है और कहती है कि अगर वो अपना मन बदल ले तो फ़ोन करे। उजू का परिवार आगे आता है और पूछता है कि क्या वो बेकरी के वारिस को जानता है। वो मना करता है लेकिन वे रिपोर्टर से पूछने की धमकी देते हैं। उजू हमें बताने के लिए मजबूर हो जाता है। वे फोटो देखते हैं। जिनुआ कहती है कि ये वही लड़का है जो अस्पताल में था और मारी के साथ शॉपिंग कर रहा था। वो कहती है कि वो सुंदर है और मारी अमीर बन जाएगी। यूनसू पूछता है कि उसका घर कहाँ है क्योंकि वे उससे मिलना चाहते हैं। अगला जूही पिलान को मारी से मिलने के लिए तैयार करती है। जूही कहती है कि उसने मारी के बैकग्राउंड की जांच नहीं की क्योंकि पिलान ने उसे मना किया था। पिलान कहती है कि उसे शुरू से पता था कि मारी एक अच्छी इंसान है।
तभी कोई फोन करता है और कहता है कि ऊजू ने उन्हें बताया है कि वे फूलों की दुकान पर हैं। मारी के पूर्व मंगेतर का परिवार ऊजू के घर के पास पहुंचता है। पिलान उम्मीद करती है कि ऊजू वहां आएगा, लेकिन वो वहां नहीं है। तभी मारी के पूर्व मंगेतर का परिवार आगे आता है और उसकी माँ उन्हें बताती है कि वो मारी की पूर्व सास है और तलाक पहले ही फाइनल हो चुका है। पिलान पूरी तरह से शक में है। अगला ऊजू और मारी पहुंचते हैं, लेकिन जूही ऊजू को फोन करती है और उसे अकेले घर आने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी दादी मारी से नहीं मिलना चाहती। मारी कहती है कि ठीक है। ऊजू अंदर जाता है और अपनी दादी से बात करता है। वो पूछती है कि क्या मारी तलाकशुदा थी और उसने और क्या किया है। ऊजू हिचकिचाता है। पिलान शक में है और पूछती है कि उसके कहने का क्या मतलब है। अगला ऊजू मारी की बात याद करता है कि वो सब कुछ भूल जाए और केवल अच्छी यादें रखे। वो उसकी फोटो देखता है और माफी मांगता है। तभी जिनवू फोन करता है और उसे बताता है कि उन्होंने आज क्या किया। ऊजू चिल्लाता है और पूछता है कि वे उसकी दादी के पास क्यों गए। फिर वो मारी को फोन करता है और अपने परिवार की ओर से माफी मांगता है। मारी को समझ आता है कि ऊजू ने पहले झूठ क्यों बोला था। वो उसे फोन करती है। ऊजू पूछता है कि वो कहाँ है। मारी कहती है कि वो घर जा रही है और पूछती है कि उसकी दादी कैसी है। ऊजू कहता है कि वो ठीक है। मारी पूछती है कि उन्होंने और क्या कहा, लेकिन वो जवाब देने से बचता है। मारी अकेले बैठी है जब उसकी माँ का फोन आता है और पूछती है कि ऊजू की दादी के साथ मुलाकात कैसी रही। मारी सब कुछ बताती है जो ऊजू के पूर्व मंगेतर के परिवार ने किया। अगला हम मारी की माँ और उसकी बहन को बेहद गुस्से में देखते हैं। वे ऊजू के परिवार का सामना करने जाते हैं। वे उन्हें कार से उतरते हुए देखते हैं और उनके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। वे उनके बाल खींचते हैं। अगला जिन दौड़ने जाती है। वो सेक्रेटरी का इंतजार करते हुए इधर उधर देखती है, लेकिन वो नहीं आता। बाद में वो पहुंचता है। वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है और कहती है कि आज उसका ट्रायल था। सेक्रेटरी कहता है कि वो ऐसी लड़की को परेशान नहीं करना चाहता जो उसके जैसे किसी का इंतजार करती है। जिन को उन शब्दों की याद आती है जो उसने पहली बार मिलते समय कहे थे। वो पूछती है कि क्या वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। सेक्रेटरी कहता है कि किसी ने उसकी कई बार मदद की और उसे सुकून दिया। जिन कहती है कि वो व्यक्ति वाकई कमाल का होगा। उसे ये एहसास नहीं होता कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है। वे साथ में दौड़ते हैं। जिन पूछती है कि क्या उसे उस एहसान के अलावा कुछ और चाहिए जो उसने मांगा था। वो मना कर देता है। अगले दृश्य में उडू और मारी एक रेस्टोरेंट में है। उडू उसे बताता है कि योंगसू ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है और अब वो सिर्फ गेम खेलता है। मारी उसकी दादी के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन उडू को अपनी दादी का फोन आता है और वो बाहर चला जाता है। मारी बिल चुकाने के लिए काउंटर पर जाती है और उडू को अपनी दादी से ये पूछते हुए सुन लेती है कि क्या वो फिर से विचार कर सकती हैं। जब उडू वापस आता है तो वो कहता है कि उसे घर जाना होगा क्योंकि कुछ ज़रूरी काम आ गया है। मारी मान जाती है। उडू घर पहुंचता है जहां उसका परिवार इकट्ठा है। पिलान कहती है कि वो अपना आखिरी फैसला सुनाने वाली है। दृश्य बदलता है और मारी अपने बगीचे में बैठी है। उडू फोन करता है और पूछता है कि वो कहाँ है। वो उसे बता देती है। उडू उसकी ओर चलकर आता है और कहता है कि वो उससे मिलने घर ही आ रहा था, लेकिन उसने उसे वहां बैठे देख लिया। वे साथ बैठते हैं। मारी पूछती है कि उसकी दादी ने क्या कहा। उडू अनजान बनने का नाटक करता है। वो उससे कहती है कि उसे इतना संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। उडू कहता है कि वो बिल्कुल भी संघर्ष नहीं कर रहा है। वो कहता है कि उसकी दादी मारी के बारे में सब कुछ जानती है क्योंकि उसने उन्हें सब बता दिया है और उन्होंने सिर्फ सोचने के लिए समय मांगा है। हम वो पल देखते हैं जब उसकी दादी ने उसे कुछ दिया था। वो मारी को अंगूठी दिखाता है। वो उसे प्रपोज करने की योजना बना रहा था। वो पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मारी चुप रहती है। वो कहता है, बस हाँ कह दो। मारी कहती है कि वो सिर्फ 10 तक गिनती गिन रही थी क्योंकि किसी ने उससे कहा था कि इतनी जल्दी जवाब मत देना, लेकिन उसने उसे बीच में ही टोक दिया। फिर वो हाँ कहती है और उसे किस करती है। इसके बाद वे पिलान से मिलते हैं। दादी मारी से कहती है कि वो अतीत में की गई अपनी किसी भी गलती को न दोहराए। मारी सहमत हो जाती है। तभी मियान और योंगसू आते हैं और पूछते हैं कि क्या मारी अपनी माँ से मिली। मारी पूछती है कि क्या उन्होंने उसे देखा। वो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने देखा क्योंकि पिलान ने उनसे कहा था। उन्हें याद आता है कि उसकी माँ बिना माता पिता वाले बच्चों के प्रति कितनी दयालु थीं और अक्सर उन्हें मुफ्त खाना देती थीं। उडू अपनी दादी से कहता है कि वे तुरंत शादी नहीं कर सकते क्योंकि पहले उसे कंपनी संभालनी है, उन्हें समय चाहिए। मारी दादी से कहती है कि वो सहमत है। आगे हम देखते हैं कि जिन सेक्रेटरी के कछुए की देखभाल कर रही है वो उसे पत्र भेजती रही है। सेक्रेटरी जो अब जेल में है उन्हें पढ़ता है। 1 साल बाद सभी उडू और मारी की शादी में पहुंचते हैं। फिर जिन आती है और उसे सेक्रेटरी का फोन आता है। वो पूछती है कि वो कहाँ है।
वो कहता है कि वो यहीं है। वो मुड़ती है और वो आ जाता है। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अंत में उडू और मारी साथ चलकर आते हैं। वे अपने बीते हुए सभी पलों को याद करते हैं। उनकी शादी होती है और नाटक समाप्त हो जाता है।